नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। मुद्दे की चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहीं हुंकार, कहीं ललकार, कुछ पुचकार, कुछ वादे, कुछ इरादे, ये अच्छा वो बुरा, इनकी जय उनकी जय हो रही है। बस चारों तरफ यही हो रहा है। इन सबके बीच 9 जिलों की 55 सीटों पर आज इम्तिहान हो गया है। 586 खिलाड़ी मैदान में हैं। इन पिचों पर सिर्फ सियासी खिलाड़ियों का ही इम्तिहान नहीं है, हमारा और आपका भी इम्तिहान है। ये परीक्षा है हमारे विवेक की, ये परीक्षा है हमारी पारखी नजरों की, ये परीक्षा है बेहतर का चुनाव करने की। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश की सियासत का पारा हाई हो गया है। उसका कारण आशीष मिश्रा हैं, जो कि बीजेपी के ब्राह्मण नेता हैं और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र हैं, जिन्हें एसआईटी ने लखीमपुर के तिकोनिया कांड में आरोपी बनाया हुआ है। वहीं इसको लेकर एक बार फिर आजम खान के बेटे ने अब्दुल्ला बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी बनाने वाला शख्स भैंस चोरी, बकरी चोरी के मुकदमे में 2 साल से जेल में बंद है। वहीं 4 किसानों को अपनी गाड़ी से कुचल देने वाले लोग 4 महीने में ही बेल पर जेल से बाहर आ गए हैं। यहां अब्दुल्ला ने लखीमपुर खीरी कांड का जिक्र किया है, जिसमें किसानों पर कार चढ़ाने के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को पिछले दिनों ही जमानत मिली। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष को जमानत मिलने के बाद से ही मामला गरमाया हुआ है। अब इसका चुनाव पर क्या असर होगा, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं विवेक श्रीवास्तव बीजेपी से, विवेक पांडे समाजवादी पार्टी से, नागेंद्र शुक्ला कांग्रेस से, सैयद मोहम्मद तकी आम आदमी पार्टी से और मोहम्मद शरीफ जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा बीजेपी से। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज का मुद्दा है आशीष की रिहाई, आजम की जेल से सियासत पर चढ़ाई। तो सबसे पहले हम आएंगे आम आदमी नेता के साथ, सैयद मोहम्मद तकी जी। जी, आशीष की रिहाई, आजम की जेल से सियासत पर चढ़ाई, क्या कहना है आपका? देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी गई, रौंद दिया गया, वही लोग, वही हत्यारे लोग जो हैं उनको जेल से रिहा हो जाते हैं। और उत्तर प्रदेश में आपने देखा पिछले योगी शासन के दौरान छोटे छोटे अपराध में जो संलिप्त थे उन लोगों को जेल में डाल दिया गया। जिन लोगों ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई उसके खिलाफ सरकार ने जो एनएसए लगा दिया, लोगों को प्रताड़ित किया, परेशान किया। जो ज्यादा गंभीर धाराओं में लोग नहीं थे, उन्होंने सिर्फ आवाज उठाई है। जिस रिपोर्टर ने नमक से रोटी खाते हुए रिपोर्ट दिखाई उसको जेल में डाल दिया। इस रिपोर्ट ने दिखाया कि सरकारी स्कूलों में 1 गिलास दूध को 1 बाल्टी में मिला दिया और वो दूध बच्चों को बांट जैसे पानी पानी था। उस रिपोर्ट के खिलाफ कार्रवाई हो गई। छोटी छोटी बातों पे कितने फर्जी इनकाउंटर हुए, लोगों को मारा गया। ठाए ठाए नीति थी, योगी जी गोली चलाओ नीति थी। और वो कह रहे थे अपराधी डर के मारे भागे जा रहे हैं। लेकिन एक अपराधी जिसके खिलाफ एफआईआर चार्जशीटेड है, वहाँ सबूत भी है कि उसमें इन्वॉल्व है, उसको जो है रिहा कर दिया जाता है। और अभी भी कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि यूपी को योगी जी ने अपराध मुक्त कर दिया है, लेकिन यहाँ तो अपराध मुक्त नहीं हो रहा, अपराधी मुक्त हो रहे हैं। सारे अपराधी मुक्त हो गए हैं। उनको उत्तर प्रदेश की गलियों में, सड़कों पर छोड़ दिया गया है कि वो जो चाहे वो नंगा नाच नाचे, वो कानून को ठेका दिखाएं। जिसको चाहे उसको गोली मारे, जिसको चाहे उसकी हत्या करें, जिसको चाहे लूट मारे, डकैती करें। और उसके बाद वही लोग पीछे जाके अमित शाह जी के रैली में पीछे खड़े हो जाते हैं। और अमित शाह को दूरबीन से भी जो है उत्तर प्रदेश में अपराधी नजर नहीं आते, क्योंकि सारे अपराधी जो है बीजेपी में चले गए हैं, बीजेपी के पीछे खड़े हो गए हैं। किसी को मंत्री बना दिया गया, किसी को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दे दिया गया है। वो सारे अपराधी बीजेपी में आजकल। अभी भी रिपोर्टें आ रही थी, पहली दूसरी चरण में जो मतदान हो रहे हैं जहाँ पे लोगों के नाम आए थे, उनमें सबसे ज्यादा अपराधी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट थे। भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर प्रत्याशी जो है वो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। तो उसके बाद इनके जो भी इनके भाषण हो रहे हैं, जो भी बीजेपी कह रही है, समझिए सब कुछ उसका उल्टा हो रहा है। ये कह रहे हैं हमने लोगों की आय बढ़ाई, लोगों की आय घट गई। हमने ये कह रहे हैं हमने औरतों के खिलाफ अपराध कम किए, औरतों के खिलाफ अपराध और बढ़ गए और बलात्कार और बढ़ गए हैं। उत्तर प्रदेश जो है बलात्कार की राजधानी बन गया पूरे देश की। तो जो भी बीजेपी ने कहा है और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कहा है और जो भाजपा के प्रवक्ताओं ने कहा है उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ, उसका उल्टा हुआ है बिल्कुल। जी जी, उसके संतों की सरकार खत्म हो गई है और
संतों की सरकार चल रही है, दबंगों की सरकार खत्म हो चुकी है, संतों की सरकार विकास का काम करती है, ऐसी बहुत सारी बातें खुलकर सामने आती रहती हैं कि संतों की सरकार ने जब से बेड़ा उठाया है देश का, तब से जो देश है वो विकास की गति में आगे बढ़ रहा है। और जो इससे पहले सरकारें थी वो सरकारें सिर्फ दबंगई करती थी और गुंडा राज कायम करती थी। भाजपा की सरकार का विकास से कोई दूर दूर तक नाता नहीं है। इनका विकास का मतलब है विनाश। तो ये हर शहर भाजपा का की नाम सरकार बदलते तो हैं। विकास के मुद्दों को लेकर के बहुत चर्चा में आ रही है। वो तो कहती है हम विकास के मुद्दों पे ही चुनाव लड़ रहे हैं और हमें जो मतदान हो रहे हैं, जो चुनाव में मतदान हमें मिल रहे हैं, वो विकास के मुद्दों को ही दिखा करके मिल रहे हैं। अरे वो सिर्फ चर्चा में रहती है। अखबारों में विकास दिखेगा आपको भाजपा का, पोस्टर में दिखेगा, इश्तिहार में दिखेगा, न्यूज़पेपर में दिखेगा, सारे समाचार पत्र जो है प्रचार पत्र बन गए भाजपा के। लेकिन जमीनी स्तर पे कहीं नहीं दिखेगा। मैं पिछले 10 दिन से लगातार यूपी का दौरा कर रहा हूँ, सब जगह चुनाव में गया हूँ, लोगों से मिला हूँ, प्रत्याशियों से मिला हूँ, जनता से मिला हूँ। जनता त्राहिमाम कर रही है। हर तबके का आदमी बीजेपी से छुटकारा पाना चाहता है। वो चाहता है भैया इस बार बीजेपी की सरकार ना आए। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ बीजेपी की इस बार 70 से ज्यादा सीटें नहीं आ रही हैं। बीजेपी का पूरा सुपड़ा साफ होने वाला है। बीजेपी पश्चिम विधानसभा से, पश्चिम उत्तर प्रदेश से, पूर्वांचल सब जगह से गायब हो रही है। नहीं, और ये छटपटाहट आज मोदी जी ने भी कहा, अपने भाषण देते हुए सुना होगा, उन्होंने आज कानपुर में कहा ये चीज कि पहले फेज के चुनाव और दूसरे फेज के चुनाव को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अब पिछली बार से भी ज्यादा सीटें लेकर के आएगी। अरे तो उन्होंने पश्चिम बंगाल में भी कहा था, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार में आ रही है। अमित शाह ने दिल्ली में पर्चे बांटे थे, वहां दिल्ली में भी बीजेपी सरकार आ रही थी। इनके छत्तीसगढ़ में भी सरकार आ रही थी, राजस्थान में भी सरकार आ रही थी, मध्य प्रदेश में इनकी सरकार आ रही थी। मोदी जी ने जहां जहां कहा सरकार आ रही, वहां सरकार कही बीजेपी की। जी तकी तो जी, मोदी जी विवेक श्रीवास्तव जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, क्या कहना है आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव में अपने काम पे, अपने कार्यकर्ताओं के दम पे, अपने नेताओं के साथ जाती है जी। और हम जिन्ना या पाकिस्तान का नाम लेकर के किसी वर्ग विशेष के तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते जी। विकास सबका करते, तुष्टीकरण किसी का नहीं करते जी। और हमने जो विकास किया है उन कार्यों की हम चर्चा करते हैं। और जब कोई जिद्दा या पाकिस्तान का नाम लेगा तो उस पर हम प्रतिवाद भी करते हैं। और जो मित्र हमारे कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भी सरकार आ रही थी, इनकी जानकारी के लिए बता दूं, वहां हम 3 से 73 हो गए। हमने चुनाव लड़ा, अन्य दलों ने वहां सरेंडर किया। भारतीय जनता पार्टी किसी भी छोटे चुनाव को चाहे बड़े चुनाव को पूरी गंभीरता से लेती है। पूरा नेतृत्व हमारा उसमें लगता है और हमारे नेतृत्व का हर चुनाव में हमको आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन आज मोदी जी ने भी कहा, आज मोदी जी का जो भाषण हुआ था उसमें मोदी जी ने ये चीज कही थी और बोली थी कि मुस्लिम महिलाएं हमारे साथ हैं, वो भी शांत। तो ये क्या सही बात है कि मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो शांत होकर के, चुपचाप होकर के भाजपा के साथ मिलकर के सरकार बनाना चाहती हैं भाजपा की? जी बिल्कुल, ऐसा देखा गया पिछले चुनाव का जो अनुभव है, जहाँ पे हम या हमारे विपक्ष के लोग ये उम्मीद नहीं करते थे कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को समर्थन प्राप्त होगा, उन मोहल्लों से, उन क्षेत्रों से भी भारतीय जनता पार्टी को मत मिले। उसके 3 तलाक के मुद्दे को लेकर के, 3 तलाक के मुद्दे को लेकर के तो मोदी जी ये भाषण में बोल देते हैं, लेकिन अभी जो हिजाब का मुद्दा चल रहा है, क्या उससे कोई चुनावी रणनीतियों पर असर नहीं पड़ेगा? जो हिजाब को लेकर के इतनी बातें हो रही हैं, कर्नाटक में हिजाब को लेकर के जितनी बातें हो रही है, हिजाब से आजाद होना, जो मुस्लिम महिलाएं पढ़ी लिखी हैं वो स्वयं हिजाब पहनना पसंद है जी। और जो मुल्ला मौलवी हैं वो मुस्लिम महिलाओं के ऊपर हिजाब थोपना चाहते हैं। बेहतर हो कि अगर मुल्ला मौलवी इस विषय पे अपने खुद अंदर कौम में ही इस पे अगर एक रेफरेंडम करा ले कि कितनी मुसलमान महिलाएं हिजाब पहनना चाहती, कितने नहीं पहनना चाहती, तो उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन स्वयं आ जाएगा। ये ऐसे सुधार के कार्यक्रम इस्लाम के अनुयायियों को अपने यहाँ करते रहने चाहिए। किसी भी धर्म में इस तरह के सुधार होते रहने के, हमारे यहाँ भी तमाम कुरीतियां थी। हमारे यहाँ ठीक है, हिजाब की बात करेंगे, हम बाद में करेंगे। आज जो चर्चा है वो चर्चा है आशीष की रिहाई और आजम खान की
जेल से सियासत पर चढ़ाई, इस पर बात हो रही है, तो इस पे आप जरा इस चीज को बताइए कि आजम खान सियासत कर रहे हैं जेल से, वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, 2 साल से बरी नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन वहीं आशीष मिश्रा 4 महीनों में ही बरी हो जाते हैं। क्या कहना है इस पे? संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज थे, संगीन धाराओं की जांच हो रही थी, 4 महीने में ही सारी चीजों की पुष्टि हो जाती है क्या, जो बरी होकर के फिर से रोड पे आ जाते हैं? देखिए, अभियुक्त को गिरफ्तार करना शासन प्रशासन का दायित्व है जी। एसआईटी ने जांच की, जांच में सुई उनकी तरफ घूमती आई, उनको गिरफ्तार किया गया जी। उनके खिलाफ और सबूत मिले, उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई और वो गिरफ्तारी में रहे। गिरफ्तारी के दौरान उनको कहीं भी शासन प्रशासन के द्वारा कोई छूट, कोई रियायत देने की बात किसी के संज्ञान में आई हो वो कहे, ऐसा है नहीं। अब अदालत किन विषयों पे, किन तथ्यों से संतुष्ट होकर के उस व्यक्ति विशेष को जमानत दे रही है, अदालत का दायित्व। नहीं, आजम खान के बेटे ने आज ये बयान दिया है और ये चीज आज कही भी है कि जो भैंस चोरी और छोटे मोटे से जो धाराओं में जो है उसको अंदर रखा गया है, और जो संगीन धाराओं में जैसे किसानों की हत्या हो गई, किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी गई, ऐसी धाराओं में जो लोग हैं उनको बाहर रिहा कर रही है। ये कैसी सरकार है, ये कैसा कानून है? मैं उसी पे आ रहा हूँ। आजम खान की गिरफ्तारी हाईकोर्ट के आदेश पे हुई थी, जब वो तमाम न्यायालय के सम्मनों की अवहेलना करके नहीं जा रहे थे अदालत के सामने, तब अदालत ने स्वयं संज्ञान लेते हुए उनको गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। अब गिरफ्तार करके जेल तक पहुंचाना सरकार का काम, अब उनके जमानत देने न देने का काम अदालत का। अदालत जब उनके आचरण से संतुष्ट रही है तो उनको जेल में रखे हैं। अदालत जिसको समझ रही है कि हाँ ठीक है, इनको बाहर निकलने से कोई कुछ होना जाना नहीं, मुकदमे में कोई प्रभाव नहीं पड़ना, जो मुकदमे की चार्जशीट होनी थी वो दाखिल हो चुकी है, तो उनको जमानत दे रही है। तो ये विषय अदालत का है। लेकिन जो जाहिल लोग हैं, जिनको कानूनी पेचीदगियों का ज्ञान नहीं, वो सारी चीजें सरकार के मत्थे बढ़ देते हैं। सरकार का इसमें क्या रोल है? विवेक श्रीवास्तव जी आते हैं। विवेक पांडे जी हमारे साथ समाजवादी से भी मौजूद हैं। विवेक पांडे जी, समाजवादी पाकिस्तान और जिन्ना को लेकर के काम करती है चुनावी रणनीतियों में, अभी ऐसा हमारे जो बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हैं उन्होंने कहा, कितनी बात इसमें सही है? देखिए, पूरे मंच को सर्वदा धन्यवाद देता हूं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात पहले समझना होगा आपको। पश्चिम के प्रथम चरण के चुनावों में, मुझे लग रहा है किसी का फोन बज रहा है, कृपया इसको साइलेंट कर लें। पश्चिम के प्रथम चरण के चुनावों में जिस तरह से वोट की चोट पश्चिम के युवाओं ने, जवानों ने, किसानों ने और मतदाताओं ने दी है, इनका पूरा भरसक प्रयास था कि ये किसी तरह से तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दें, जातिगत उन्माद पैदा करें और किसी न किसी तरीके से पूरे चुनाव को हिंदू मुस्लिम का एक सांप्रदायिक रंग दे। मैं पूछता हूं कि आज कर्नाटक में किसकी सरकार है? जब बच्चे, स्कूल के बच्चों को एक उन्माद में बदल करके रंग के आधार पे, धर्म के आधार पे सड़कों पे उतारा जा रहा था, फिर एक वीडियो लगातार वायरल हुआ जिसमें कि वो अपनी पगड़ी उतार करके, जो भगवा पगड़ी उन्होंने धारण कर रखी थी, उतार करके एक व्यक्ति को सौंप रहे थे। जी। तो मेरा ये जानना है, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इसकी जांच करवाई? वो भगवा प्रायोजित करवाने वाले, जो रंग के, वो जो पगड़ी देने वाले थे, वो लोग कौन थे? किस दल के लोग थे? कर्नाटक में सरकार इनकी है। उत्तर प्रदेश के चुनावों को प्रभावित करने के लिए चिंगारी कहीं सुलगाई, लेकिन वो आग उत्तर प्रदेश में नहीं आएगी। कारण कि जो जाट और गुज्जर का समीकरण ये हर चुनाव में बिगाड़ने का प्रयास करते थे पश्चिम के मतदाताओं में, यकीन मानिए सबसे ज्यादा लाठियां पश्चिम के युवाओं ने खाई इस बार। सबसे ज्यादा नौकरियों के लिए, पुलिस भर्तियों के लिए, पीएससी भर्तियों के लिए और सेना की भर्ती के लिए इंतजार पश्चिम के बच्चे करते हैं। क्या लगता है आपको, जो अभी 2 चरणों के चुनाव हुए हैं, समाजवादी अपने आप को कहां देख रही है इस चुनाव में? देखिए, अगर मैं आपको एक लाइन में इसका जवाब दे दूं, इन्हीं के मंत्री, गन्ना मंत्री जी, आपको पता ही होगा, उन्होंने अभी मांग की थी कि 40 बूथों पे पुनः मतदान कराया जाए, जिसको कि चुनाव आयोग ने नकार दिया है। जी। तो इसी से आप इस चुनाव की गंभीरता का अंदाजा लगा लीजिए कि इनके बड़े बड़े दिग्गज जो है वो मैदान में धूल चाटने वाले हैं। इस चुनाव में मुद्दों पे क्योंकि वोट दिया जा रहा है, मतदान दिया जा रहा है और भाजपा पूरी तरह प्रयासरत है कि किसी तरह इसको धार्मिक रंग दिया जाए। इसका एक ज्वलंत उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। इन्हीं के डुमरियागंज सिद्धार्थनगर के राघवेंद्र सिंह जी
जिस तरह से एक वीडियो वायरल है ट्विटर पे, सब लोग देख सकते हैं, सार्वजनिक हमने देखी वीडियो बाकायदा दूसरे संप्रदाय के लोगों को अजान की आवाज सुनकर के जिस तरह से जांच कराने और अपशब्द करते हुए उनके प्रति प्रयोग कर रहे हैं, पूरा प्रयास है भाजपा के विधायकों का, सांसदों का, नेताओं का कि किसी तरह से चुनाव को सांप्रदायिक रंग में बदला जाए। लेकिन यकीन मानिए जनता इस बार मुद्दों पे लड़ रही है, मुद्दों के साथ है। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और रालोद का गठबंधन पश्चिम में हवा का रुख बदल रहा है, युवा शक्ति को नेतृत्व दे रहा है, आप यकीन मानिए भाजपा इस बार धूल चाट के जाएगी। और 15 साल सत्ता में ये बाहर थे, आगामी आने वाले 30 साल ये पुनः सत्ता से बाहर होने जा रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, आरएलडी सपा का गठबंधन हवा का रुख बदल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे मित्र हैं विवेक जी, रही बात जो गठबंधन है, अखिलेश यादव जी को गठबंधन करने की बीमारी है। ये गठबंधन चुनाव तक चलता है और गठबंधन चुनाव के बाद टूट जाता है। तमाम बार अखिलेश यादव जी गठबंधन कर चुके, उनके क्या परिणाम है वो आप भी जानते, विवेक जी भी जानते हैं। और कभी राहुल गांधी से गठबंधन, कभी बुआ से गठबंधन, बुआ से जब गठबंधन हुआ तो ये जयंत चौधरी जी भी साथ थे। तो इस बुआ तो बी टीम है आपकी इस बार जी, बुआ तो आपकी बी टीम है इस बार। नहीं, ये आपका कथन है। नहीं, बुआ की आवश्यकता हमें नहीं है। 300 करोड़ की डिमांड हुई है। रही बात हम चुनाव में जाने की, तो हम अपने काम पे, अपने कार्यकर्ताओं के दम पे, अपने नेताओं के साथ जाते हैं। हमें किसी ए और बी टीम की आवश्यकता नहीं। ए और बी टीम की आवश्यकता समाजवादी पार्टी को पड़ सकती है, कांग्रेस को पड़ सकती है, अन्य दलों को पड़ सकती है। हम अपने काम पे जाते हैं। और जो इस गठबंधन को बता रहा है कि हवा का रुख बदल देगा, बहुत दूरी नहीं है, 10 मार्च आने वाला है। 10 मार्च को सब पता चल जाएगा कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद किसको मिला। जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपराध को देखा है, अपराधियों को देखा, कैराना के पलायन को देखा, मुजफ्फरनगर के दंगे को देखा है, गन्ना के बकायों को देखा है, किसानों की कर्ज माफी को देखा है, लखीमपुर कांड भी देखा है, हाथरस कांड भी देखा है, बहुत सारे कांड भी देखे हैं। नहीं, बिल्कुल उन कांडों पे कार्रवाई करते हुए सरकार को भी देखा। हाँ, बिल्कुल कार्रवाई होते हुए 4 महीने रिहा होते हुए कार्रवाई करते हुए सरकार को भी देखा और पूर्ववर्ती सरकारों की अक्रमणता को भी देखा है जी। हमने अपना गन्ना बकाया भुगतान नहीं किया, हमने मायावती जी के भी समय का गन्ना मूल्य भुगतान किया, अखिलेश यादव के भी समय का किया और अपने समय का भी किया। आपने केवल 45,24,154 हमने समाजवादी पार्टी की धनराशि का किसानों को लाभ दिया, जबकि 36,000 करोड़ का कर्ज माफ करने की बात हुई थी आपके मैनिफेस्टो में। हमने किसानों के साथ छलावा नहीं किया। करोड़ से, सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने कर्ज माफ करने की जगह आपने 45,24,000 मूल्य मात्र का आपने ऋण माफ किया, जिसमें 10 रुपए, 11 रुपए, 5 रुपए, 3 रुपए, 1 लाख तक का सारा कर्जा माफ किया, जिसने भी चाहे जहां जिस बैंक से ले रखा। और एक बात सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी की तरह छलावा नहीं किया कि कर्जा माफ होगा, माफ हुआ उस बैंक का जिससे किसी ने कर्जा लिया। 28 बैंकों को 25,000 करोड़, नीरव मोदी और विजय माल्या इक्वल टू 25,000 करोड़ का सबसे बड़ा एनपीए फ्रॉड अभी तक 5 साल तक छुपा के रखा आपकी सरकार ने, लेकिन आरबीआई को मजबूरी में एफआईआर दर्ज करानी पड़ गई। 5 साल पहले ये फ्रॉड सामने आ चुका था। आरबीआई का आज आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, इसको दबाया गया था। मुद्दों पे जिनका नाम बता रहे हैं, मुद्दों पे सब पे कार्रवाई हो रही है, सब कानून के शिकंजे में विषय उत्तर प्रदेश का चल रहा है, होता रहा। आपके पास अब भागिए नहीं मुद्दों से भागिए, बस मुद्दों पे बात करिए। उत्तर प्रदेश के मुद्दों पे बात करिए। कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं। आपने मैं बात अभी मानना चाहता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ। सर्वोच्च सदन में अरे एक करके अपनी बात रखिए, बात समझने का भी मौका दीजिए। आ रहे कांग्रेस के नेता हमारे साथ नागेंद्र शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। नागेंद्र शुक्ला जी, शुक्ला जी, कांग्रेस पार्टी कहां अपने आप को देख रही है? पहले फेज के चुनाव हो गए, दूसरे फेज के मतदान भी आज हो गए हैं आप कहीं पे? पहले हमारा परिचय जान लीजिए। नागेंद्र शुक्ला, सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी जी।
और जो आपने सवाल किया है जी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव मतदान हो चुके हैं, जी कांग्रेस कहाँ है, तो आज मैं साफ तौर से बता दूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए हैं, युवाओं ने, मतदाताओं ने वहां कांग्रेस को माना है, जी प्रियंका गांधी को माना है, अजय लल्लू को माना है। लड़की और हूँ लड़ सकती हूँ, मतलब बेरोजगारी आपका नारा जो और है वो भ्रष्टाचार आगे चल रहा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लड़ाई लड़ी जा रही है जोरों शोरों से। चल रहा है जी एक और बड़ी बिल्कुल चल रही है। अच्छी बात है, गोबर खरीदेंगे। अच्छी, अब आप कह लीजिए गोबर खरीद लीजिए, लेकिन मैं तो उस बच्ची को अच्छे तालीम, शिक्षा और सारी व्यवस्था देने को यानी गोबर खरीदने की भी, गोबर खरीदने का भी लोग लुभावन वादे इनके घोषणा पत्र में है। चरित्र रहा है। नहीं, आप बोलिए मत, पहले सुनिए पहले बात। आप लोगों का यह चरित्र रहा है, दोहरे चरित्र के व्यक्ति हैं आप कहते हैं कुछ और सुनते हैं कुछ और समाज के पटल पर जो अरे भाई, हम तो वही कह रहे हैं जो आपकी प्रियंका गांधी नेता कहता है अपने विधान पत्र में बोल के गई है। आप बताइए ना, जो आपकी पार्टी ने लिख के दिया है मीडिया के सामने, प्रियंका जी ने बताया है हम उत्तर प्रदेश में 2 रुपया किलो गोबर खरीदेंगे। जिस प्रदेश में किसान का अनाज या वस्तु को नहीं खरीद पा रही है सरकार पूरी तरह से, उस प्रदेश में आप गोबर खरीदने की बात करते हैं। एक एक करके बोल लीजिए भाई, आवाज भी साफ आए, एक ही आवाज सुनाई तो दे। विवेक जी सुन लीजिए, नागेंद्र शुक्ला जी को सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, कांग्रेस कहाँ पे है, कितनी सीटें आ रही है, सुन तो देख लीजिए चुकी है, पहले। आपके जुमलेबाजों को समझ चुकी है, भ्रष्टाचार को देख चुकी है, आपके गुंडा राज को देख चुकी है, जो आपका मुख्यमंत्री खुद गुंडा है, उसके ऊपर 6 केस हैं, 114 विधायक आपके ऊपर आपराधिक मुकदमे के लाए हैं। आप क्या कर रहे हो? अरे भाई, राहुल गांधी भी जमानत पे हैं, सोनिया गांधी भी जमानत पे हैं। नहीं, मामले में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जमानत पे आपको भूल जाते हैं। वह तो प्रतिशोध की भावना से आप चल रहे हैं, चाहे जिसको आप नेशनल हेराल्ड तो हमने अपने नाम बना लिया था। सुनिए, ये बता रहे हैं आप पहले पार्टी के धन का हनन, पार्टी के धन का दमन करने के आरोप पे आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जमानत पे हैं, राहुल गांधी जमानत पे हैं, पूजा रावत बडेरा जमानत पे हैं। हमेशा जनता की है, उसके अंदर पीड़ा है जनता की, देश की पीड़ा है, प्रदेश की पीड़ा है। आज महंगाई जिस मुद्दे पर आप आए थे, क्यों ने उस मुद्दे का समाधान किया? आपने कहा महंगाई 7 फुट में नीचे में डाल दूंगा, आपने कहा 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दूंगा, आपने कहा कानून व्यवस्था ठीक कर दूंगा, आपने कहा कि बिजली और सारी व्यवस्था को सुनिश्चित तरीके से ठीक कर दूंगा। आपने क्या किया? को दीजिए, बिजली आज क्या है 25 रुपए यूनिट उस समय थी और आज 80 रुपए यूनिट चल रही है। क्या आपने दे दिया जनता को, किसानों को? आप किसानों के समर्थन मूल्य की बात करिए, आपने क्या दिया समर्थन मूल्य? हमारी सरकार देखिए है, राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, जहां ठीक है नागेंद्र शुक्ला जी। विवेक जी जवाब दीजिए, विवेक श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए, क्या दिया सरकार ने? जी जवाब दीजिए, नागेंद्र शुक्ला जी की बात का आप जवाब दीजिए। आप नागेंद्र शुक्ला जी शांत है, अभी आप जवाब दीजिए, क्या दिया सरकार ने लोगों के लिए, किसानों के लिए, जनता के लिए, बेरोजगारों के लिए, महंगाई के लिए सरकार कितना काम करके आई है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने, भारत की सरकार ने हमारे इस प्रदेश की जनता को इस कोरोना काल में राशन खाद्यान्न उपलब्ध कराया, किसान सम्मान निधि हमने दी, किसानों की कर्ज माफी हमने दी, 33 मेडिकल कॉलेज हमने इस प्रदेश को दिए, इसमें 17 में प्रवेश प्रारंभ है। कोरोना समय में ऑक्सीजन की कमी कहाँ से आ गई? अगर आपने इतने हॉस्पिटल दिए, इतने स्वास्थ्य सेवाएं दी, तो कोरोना काल के समय में ऑक्सीजन की कमी कैसे हुई? मेरी बात अस्पतालों में बेड की कमी अभी मेरी बात क्यों है? जी बताइए। मेरी बात मुझे जी बताइए विवेक जी, बोलिए। नागेंद्र जी पहले बात एक को कर लेने दीजिए, बोलिए श्रीवास्तव जी बोलिए। देखिए, कोरोना काल में जब कोरोना ने उत्तर प्रदेश में दस्तक दी जी, तो यहाँ पे स्थिति ये थी, 70 सालों से जो पार्टियां यहाँ राज कर रही थी, चाहे कांग्रेस का जो शासन था, चाहे हमारे समाज, अरे तो डोनाल्ड ट्रंप की नमस्ते ट्रंप को रखा था आपने, नमस्ते ट्रंप पे आपने रिपोर्ट नहीं बंद करी, आपने, आपको वार्निंग पहले मिल गई थी, आपने वो काम नहीं किया।
कोरोना तो 3 महीने बाद में आया था, अरे इसमें मेरी पहले बात शुरू हो गया था। मुझे बोल और देने चाइना दीजिए, इंडिया आप जुड़ा हुआ है। बोलिएगा, बोल लीजिएगा। अगर अगर बार बार डिस्टर्ब करके आप किसी की बात को रोकना चाहते हैं तो ये तो खैर आप लोगों की पुरानी आदत है लोकतंत्र की हत्या की। तकी जी हाँ, मौका वहाँ मिलेगा, पे तकी जी आपको मौका मिलेगा, विवेक जी की बात को सुन लीजिए, विवेक जी की बात पूरी हो जाए। जी बताइए। देखिए, जब कोरोना ने दस्तक दी तो उत्तर प्रदेश की हालात ये थे कि उत्तर प्रदेश में सैंपल लेकर के पुणे भेजा जाता था जी एक भी टेस्टिंग लैब उस समय एक्टिव नहीं थी। हमने कोरोना से जूझते हुए अपनी सारी टेस्टिंग लैबों को एक्टिव किया और स्थिति ये हुई कि उस समय पीपीई किट नहीं थी उत्तर प्रदेश में, भारत में पीपीई किट की उपलब्धता नहीं थी। हमने पीपीई किट में उत्पादन शुरू किया, आज हम दूसरे नंबर के विश्व के उत्पादक देश है पीपीई किट में। और ऑक्सीजन की जो बात हमारे मित्र कर रहे हैं, आज स्थिति यह है कि बहराइच तक की जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लग चुका है और हमारे 33 मेडिकल कॉलेजों में 17 मेडिकल कॉलेजों में ये लोग पढ़ करके निकलेंगे, इसी प्रदेश की सेवा करेंगे, इसी प्रदेश की सेवा करेंगे, इसी प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था का चेहरा सुधारेंगे। ये जाकर के पाकिस्तान में जिन्ना का इलाज नहीं करेंगे समाजवादी पार्टी के मित्रों की तरह। जी विवेक पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं, विवेक सुधारेंगे। पांडे जी को सुन लेते। विवेक जी क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं चाहूंगा कि हम डिबेट को जरा गंभीरता के साथ करें, कोई बीच में टोके ना एक दूसरे को। जो मैंने कहा ना, देखिए इनके बातों में अंत में जिन्ना आ गए। भाजपा कितना भी कर ले, लेकिन कुछ मूल शब्द हैं जो भाजपा के प्रवक्ताओं के मुंह से बच नहीं सकते हैं। जिन्ना, पाकिस्तान, मुस्लिम, जिन्ना, आपने जिन्ना का नाम लिया हरदोई में, जिन्ना का हरदोई से क्या रिश्ता था? सुन लीजिए, अरे महोदय सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, मैं आपको नहीं बीच में टोक रहा हूं, आप कह लीजिएगा मैं कह लूं। इनके ये 4-5 शब्द जो हैं, इनके पार्टी मैनिफेस्टो, पार्टी सिद्धांत की नीतियों को तय करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, कन्नौज में डिग्री कॉलेज में बाकायदा एसडीएम उमाकांत तिवारी जो लाल कोट में थे, उनकी मौजूदगी में बाकायदा स्मार्टफोन वितरण हो रहे हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन आचार संहिता लागू कर चुका है। आप सोचिए किस हद तक भाजपा नियमों का उल्लंघन करके चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है। पहली बात, ट्विटर पे आज की घटना बता रहा हूं मैं, एक तरफ चुनाव हो रहे हैं, वीडियो वायरल हुई थी, इसकी भी वीडियो वायरल हुई थी, विवेक श्रीवास्तव जी ने देखा होगा। आ रहा हूं मैं मुद्दों पे ही आ रहा हूं। अब सबसे गंभीर बात जिसपे कि पूरा चुनाव निर्भर करता है, इस बार का पूरा चुनाव पहले तो सोशल मीडिया के माध्यम से लड़ा जा रहा है, आप देख रहे होंगे बखूबी, क्योंकि जिस तरह हम कोविड काल में रहे और इनके जिम्मेदार नेताओं ने सदन में कहा कि कोविड से कोई नहीं मरा, अपने ही प्रदेश देश के नागरिकों की मृत्यु को अपमानित किया गया। उनके शास्त्रोक्त पद्धति से जो अंतरण उनका होना चाहिए था, उनकी जगह उनको नदियों में पानी में बहा दिया गया, उनकी लाशें तैर रही थी। यहां तक कि राम नामी कपड़े को जिसको पूजना चाहिए उसको तक नुचवा लिया गया। उसके अलावा सुन लीजिए, ये कहते हैं कि हमने सबसे ज्यादा व्यवस्थाएं दी, बिल्कुल दी। आपके अधिकारी 4 गुना दाम पे पीपीई किट, ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदते रहे और आप उनके भ्रष्टाचार को संरक्षित करते रहे। जूते मोजे से लेकर बच्चों के मिड डे मील तक में घोटाले हुए, लेकिन कार्रवाई अधिकारियों की जगह आपने पत्रकारों पे कर दी। बिल्कुल आपने उत्तम कार्य किए। उत्तर प्रदेश के इतिहास में 3000 करोड़ का एमओयू साइन होता है, लेकिन 3 प्लांट अभी तक उत्तर प्रदेश में शायद ही लगे हों। तो इनके कार्यों की नीतियां, और सबसे बड़ी बात, सबसे मानवतापूर्ण कार्य तो आपने तब किया जब आपके भाजपा के उत्तर प्रदेश के मुख्यालय पे बच्चे पहुंचे और उनको लाठियों से पिटवा करके आपने घसीट कर इको गार्डन फेंक दिया ले जाकर के। तो आपके ये उत्तम कार्य इतिहास में दर्ज होंगे। एडीआर इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते। आप कहते हैं, आपका ये एक क्लेम है, तो हम बता दें, सारे दंगाई 114 तो आपके सदन का हिस्सा है, 27% मोदी सदन का हिस्सा है, मोदी मंत्रिमंडल का। ये हम व्यक्तिगत नहीं कह रहे हैं, ये इलेक्शन वॉच एडीआर की रिपोर्ट है बाकायदा। तो भाई जब दंगाई सदन में होंगे तो दंगे कहां दिखाई देंगे? तब तो अपराध दिखाई देंगे ना, जो सुनियोजित अपराध हो रहे हैं वो दिखाई देंगे। उत्तर प्रदेश हर अपराध की गंभीर श्रेणी में 1 नंबर पे है, हर कैटेगरी के अपराध में उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे चल रहा है। और ये सबसे दुखद बात ये है कि ये एनसीआरबी के आंकड़ों को नहीं मानते हैं। सोचिए, इनकी अपनी ही अलग परिधि चलती है भाजपाइयों की, क्योंकि अपराधियों का गढ़ है भाजपा, अपराधियों की मानसिकता है भाजपा, अपराधियों का चरित्र है भाजपा, अपराधियों का गंगा जल है भाजपा। और भाजपा एक ऐसा गंगा जल है जिसमें सारे अपराधी जाके शुद्ध हो जाते हैं।
तो इनकी एक आदत है पानी पी पी के मीडिया के माध्यम से, जो 5 साल इन्होंने सरकार चलाई है, क्योंकि सरकार तो मीडिया चला रही थी भाई। बेंगलोर में दिखा रहे हैं होर्डिंग, हैदराबाद में होर्डिंग लग रही है एयरपोर्ट पे। तो भाई जब मीडिया आपकी सरकार चला रही थी तो वही मीडिया बताती है कि विपक्ष के लोग गुंडे हैं, लाल टोपी से इन्हें डर लगता है। तो भगवा किस रंग का प्रारूप है, जरा उसको भी स्पष्ट कर दे। आज मैं तो कह रहा हूं ना, आपके तुष्टीकरण का प्रयास इस बार काम नहीं आएगा। भाजपा जिस तरीके से धर्म का सहारा लेने का प्रयास कर रही है, कर्नाटक में आपने क्यों स्टेप नहीं लिया? सारे बच्चों को मैं कहता हूं, जो बच्चे हिजाब चाहे भगवा, जो बच्चे उस कृत्य में शामिल थे, आपने उन बच्चों को क्यों नहीं सस्पेंड करके एक कड़ा संदेश दिया बच्चों को? क्यों समान संहिता आपने लागू नहीं की? क्यों एक ऑर्डिनेंस पास करके आपने समान एक यूनिफॉर्म का ड्रेस सिविल कोड क्यों नहीं लागू कर दिया? दिक्कत यह है आपकी हिजाब पे या भगवा या हिजाब पे नहीं, आपकी जॉब पे बटन दब रही है, जॉब पे। और वो जॉब, जो जॉब आपने नहीं दी, हजारों लाखों बच्चे उत्तर प्रदेश के नौकरी मांग रहे थे तो आप उनको लाठियों से पीट रहे थे, आप उनको अपमानित करने का कार्य कर रहे थे। ठीक है विवेक पांडे जी, विवेक श्रीवास्तव जी, जॉब पे बटन दब रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमको हमारे काम पे मिल रहा है, हमारी विवेक भैया बस एक बात और बता दीजिए, आप ही बता दीजिएगा, आप ही का है ये भी, आप ही का निर्णय। 3000 सफाई कर्मी आप और हटाने जा रहे हैं, ये भी बता दीजिएगा इसमें। देखिए, जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमको हमारे काम पे मिल रहा है। जो लोग जिन्ना का नाम लेकर के, पाकिस्तान का नाम लेकर के बैतरनी पार होना चाहते हैं, उनको जनता आशीर्वाद नहीं देने वाली। और हमारे मित्र हैं विवेक पांडे जी, आज थोड़ा गेटअप नया कर लिए हैं, आसानी से पहचान में नहीं आ रहे हैं। तो ये समाजवादी पार्टी जिस तरह से जनता को धोखा देने की कोशिश करती है कि नई सपा है, नई सपा, उसी लाइन पे हमको लगता है विवेक पांडे जी भी चल रहे हैं, नया गेटअप लेके आए ताकि लोग इनको आसानी से पहचान ना पाए। लेकिन ये नहीं समझ रही उत्तर प्रदेश की जनता है, ये समाजवादी पार्टी के चाल चरित्र को बहुत अच्छी तरह से विवेक श्रीवास्तव जी, अगर सपा जिन्ना के उसूलों पे चल रही है और डिबेट में मैं भी हूँ, कर रही है, तो ये बताइए भाजपा के उसूल क्या हैं और भाजपा किन मुद्दों पे कर रही है? भाजपा क्या भगवा लेकर के चल रही है? भाजपा हिंदू राष्ट्र लेकर के चल रही है, तो भाजपा भगवा ऊपर करना चाहती है? देखिए, हमारा स्पष्ट मत है कि हम सनातन संस्कृति में विश्वास रखते हैं, राष्ट्रवादी विचार को लेकर के चलते हैं। राष्ट्रवाद हमारा मूल प्राण तत्व है। राष्ट्र की बात करते हैं, भगवा को ऊपर के लेके चलते हैं। भगवा तो एक प्रतीक बना दिया है, जैसे हिंदू और मुस्लिम, मतलब हरा कलर, हरे कलर का झंडा मुस्लिम, भगवा कलर का हिंदू, तो हिंदू मुस्लिम हो रहा है ना ये तो। नहीं, हिंदू मुस्लिम, देखिए मेरी बात समझिए, हम सनातन संस्कृति को लेकर चलते हैं। बात आप ही करते हैं जिन्ना की, पाकिस्तान की बात आप ही कह रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि विकास के कार्यों पे चलती है भाजपा सरकार, हिंदू मुस्लिम नहीं करती है भाजपा सरकार, समाजवादी सरकार करती है, और बात आप ही करते हैं बार बार। मेरी बात सुनने जी, बताए। सरदार पटेल जी की जयंती के दिन उनकी तुलना जिन्ना से करने की क्या आवश्यकता है? हरदोई में जिन्ना तो कभी घूमने में नहीं आए थे। प्रश्न पूछा जा रहा था चाइना के बारे में, आपने पाकिस्तान का नाम ले लिया, क्या आवश्यकता थी? तो ये इस तरह के अगर आप विषय उठाएंगे तो विपक्ष का काम है उसका प्रतिवाद करना, और हम ऐसे किसी विचारधारा के सख्त खिलाफ हैं, हम उस पर प्रतिवाद करेंगे। हम अगर आप जिन्ना का महिमा मंडन करेंगे तो हम उसका प्रतिवाद करेंगे। आप अगर पाकिस्तान की मदद की बात करेंगे, पाकिस्तान को दुश्मन नंबर 2 बताने की कोशिश करेंगे, इतनी शहादतें हमारे सैनिकों की, नागरिकों की पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए हो चुकी, चाहे सीधे युद्ध में, चाहे छद्म युद्ध में, चाहे आतंकवाद के विरुद्ध, हम उन शहादतों को भुला नहीं सकते। अब आप दुश्मन में बंटवारा करना चाहते हैं। हमारी सैनिकों की शहादतें चीन के खिलाफ भी हुई है, हमारे सैनिकों की शहादतें पाकिस्तान के खिलाफ हुई है। हमारी सेना दोनों मोर्चे पर मजबूती से लड़ रही है, हम दोनों मोर्चों पर छाती ठोक करके खड़े हैं। आएंगे श्रीवास्तव जी। सैयद तकी जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के हैं। सैयद तकी जी, मैं अपने मित्र से, जो हमारे मित्र भाजपा प्रवक्ता है श्रीवास्तव जी, उनसे पूछना चाहता हूँ, वो भी हमारे मित्र हैं, कई बार मुलाकात हुई है उनसे अलग अलग चैनलों पे,
तो आज 14 फरवरी है, पुलवामा का के आज ही दिन पुलवामा में हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। इनसे पूछिए कि उनके पीछे कौन से लोग थे, उनको आज तक क्यों नहीं भाजपा के लोग पकड़ पाए। और जो सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे उनको क्या कंपनसेशन सरकार ने दिया, उनकी विधवाएं, उनके परिवार के पीड़ित से भाजपा ने क्या किया? सिर्फ उन्होंने उनके इमोशन को यूज करके और पूरे राष्ट्रवाद को यूज करके उन्हें सरकार बनाने का काम किया है और कुछ नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी को न सैनिकों से संवेदनशीलता है, न किसानों से संवेदनशीलता है, न युवाओं से संवेदनशीलता है, न महिलाओं के साथ उनको कोई है। उनको सिर्फ ये इनके ब्रिगेड किसी भी तरह से अपनी सरकार बनानी है ताकि वो पूंजीवादियों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को, अदानी अंबानी को एशिया का सबसे अमीर और दुनिया का सबसे अमीर बना सके। इतने लोग, 5 लाख लोग कोरोना के दौरान मर गए और 80% लोगों की आमदनी कम हो गई। जीडीपी गिरती चली जा रही है देश की हमारी, और कितने 26 करोड़ लोग जो है गरीबी की रेखा के नीचे आ गए। मैं पूछना चाहता हूं कि अदानी अंबानी को अमीर बनाने के लिए भाजपा अभी कितने और लोगों को भारत के और बेघर करेगी, बर्बाद करेगी, उनके घर से रोटी निवाले छीनेगी। क्या किया भारत के लोगों के लिए? हमारी पर कैपिटा इनकम नीचे गिरती चली जा रही है, लोग बेरोजगार हो जा रहे। कितने युवाओं ने आत्महत्या कर ली है अभी तक उत्तर प्रदेश में, भारत में। और जहां पे मुख्यमंत्री आवास है उसके पास गोमती में कितने, तो लखनऊ में नौजवानों ने, युवाओं ने कूद के आत्महत्या कर ली। वो 10-10 साल से वेट कर रहे हैं नौकरियों के लिए। भाजपा सरकार ने उनको किसी को नियोजित नहीं किया। और जिन लोगों की नियुक्ति हुई है वो तो न्यायालय के द्वारा हुई थी, जो पिछली सरकार के काम में रुकी हुई थी, वो न्यायालय से आदेश आया, बीजेपी के हो गई। संविदा कर्मी भी इन्होंने, संविदा कर्मी जो उन्होंने रखे हैं उसको उन्होंने नौकरियों में गिन लिया। जिन लोगों ने ऑटो लिए, जिन लोगों ने टेम्पो लिया, ई रिक्शा लिया, उनको इन्होंने नौकरियों में, रोजगार में जोड़ लिया। जिन लोगों ने ठेले लगाए, पकौड़े लगाए, उनको इन्होंने रोजगार में जोड़ लिया। ये नियमित आय लोगों की जोड़ नहीं पा रहे। इन्होंने भारत की रीढ़ की हड्डी, जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, उसको बर्बाद कर दिया है। उन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर दिया है। कितने मजदूर पलायन कर चुके हैं, और ये मजदूर जब पलायन कर रहे थे उत्तर प्रदेश में, तो इन्होंने बसों को नहीं आज्ञा दी थी। और वही जब मोदी जी की रैली हुई, सरकारी रैली थी, उसमें सरकारी बसों का और निजी बसों का कितना दुरुपयोग किया गया है। 5000 बसें उत्तर प्रदेश रोडवेज की मोदी जी की रैली के लिए उन्होंने लगा दी, लेकिन ये 2 बसें उत्तर प्रदेश में मजदूरों के लिए नहीं लगा पाए, जो बेचारे रास्ते में मर गए, डिहाइड्रेशन से मर गए, भूख से मर गए, एक्सीडेंट मर गए, रेल में कट के मर गए। लेकिन उन्होंने उसके लिए 2 बसें नहीं लगाई, और जो लोग इंतजाम भी कर रहे थे उसमें भी उन्होंने अड़ंगा पैदा किया, वो होने नहीं दिया। और इल्जाम किस पे दे रहे हैं? केजरीवाल पे दे रहे हैं, इल्जाम विपक्ष पे दे रहे हैं। हमारे मोदी जी खुल्लम खुल्ला पार्लियामेंट में झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि केजरीवाल जी ने कुछ कहना चाह रहे हैं, जवाब सुन लीजिए विवेक श्रीवास्तव। इतनी झूठी सरकार भारतीय जनता पार्टी होते हैं, बहुत ही झूठी पार्टी भैया, सब बहुत झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री से लेकर छोटा कार्यकर्ता लगातार निरंतर झूठ पर झूठ बोलता जाता है। कोई भी तथ्य वाली बात नहीं होती, सब तथ्य बातें हैं। इनकी के बाद जवाब देंगे हम। ये कह रहे हैं जाइए सर, 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट दीजिए मुझे। और क्या कहेंगे आप श्रीवास्तव जी? देखिए, तकी जी की पीड़ा मैं समझ सकता हूँ। जब अरे आप जनता की पीड़ा समझिए, हमारी पीड़ा ना समझिए। को प्रेरित किया अरविंद केजरीवाल जी ने, तो आनंद विहार पे बसें भेजने वाली उत्तर प्रदेश सरकार और वहां से अपने मजदूरों को लाने वाले आपने सारी बसों को रोक लिया। आपने एक बस भेजी, आपने कोटा में आप जो लोग फंसे थे तो भेज दिया आपने। जो अमीर लोगों के बच्चे थे उनको कोटा में बुलवा लिया। और अरविंद केजरीवाल वादा कर रहे थे साहब हम 5 लाख लोगों के भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, और स्थिति मीडिया चैनल ने दिखाया है, एबीपी न्यूज में आया है, एनडीटीवी पे आया है, आज तक पे आया, सबने दिखाया है कि हमने 5 लाख मजदूरों को खाना खिलाया है। बात कर लेते हैं। अब आप अपनी बात कह ली, मुझे मैंने आपको नहीं टोका, जितनी गाली देने थी उतनी दे लिए, सब कुछ झूठा बता लिए। अगर हमें जवाब दे लेने दीजिए। बोलिए विवेक श्रीवास्तव जी, बोलिए। इनका फ्रस्ट्रेशन समझ में आता है। ये पंजाब में जाकर के एक पी करके जिसको सिपाही पकड़ के ले जाते हैं, उसको कहते साहब ये हमारा मुख्यमंत्री का कैंडिडेट है। तो ये अराजकतावादी लोग हैं, इन्हें हर जगह अराजकता फैलानी, आरोप लगाना है, बाकी इनके पास कहीं कुछ नहीं। मुकदमा जैसे इनके ऊपर होगा मानहानि का, तुरंत ही जाकर के ये क्षमा प्रार्थना कर लेंगे और कुचले दे करके सुलह कर लेंगे।
ये इस टाइप के लोग हैं, इनकी बात को कोई बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। ये उत्तर प्रदेश में हाथ पैर मार रहे हैं, तमाम आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर भी, अन्य दलों के ऊपर भी, लेकिन कोई इनको बहुत गंभीरता से नहीं लेता। हाँ, लेकिन जहां पे इनका शासन है वहां पे इन्होंने क्या किया वो पूरे देश ने देखा है। दिल्ली से पलायन, सबसे पहले अगर देश में कहीं पलायन की शुरुआत हुई वो दिल्ली थी। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे और उसी का देखा देखी महाराष्ट्र से पलायन, राजस्थान से पलायन, और हमने हर जगह पे अपने श्रमिकों को, अपने लोगों को लाने के लिए बसें मुहैया कराई। कांग्रेस से फर्जी लिस्ट बताई गई थी बस की, उसमें ऑटो स्कूटर तक के नंबर थे। किस तरह का सहयोग किया कांग्रेस सरकारों ने? महाराष्ट्र पलायन के लिए उकसाया गया, उनको ट्रकों में बैठा के भेजा गया, ट्रेनों में फ्री टिकट दिए गए कि जाओ कोरोना फैलाओ पूरे हिंदुस्तान में। इस तरह की जो सहयोग किया है विपक्षी दलों ने, वो भी देश ने देखा है। और हमने उस कोरोना से लड़ते हुए अपने नागरिकों की प्राण रक्षा में किस तरह से दिन रात एक किया है, किस तरह से अस्पतालों की व्यवस्था सुधारी है, चिकित्सा व्यवस्था सुधारी है, उसको भी देखा है। ये वैश्विक महामारी थी, ये ऐसी महामारी थी जिसमें अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस के मेडिकल क्षेत्र के चिथड़े उड़ गए, जो हमारे देश से चिकित्सीय व्यवस्था में बहुत आगे, चिकित्सीय सुविधाओं में उनकी शिक्षा लेकर हो गई। उस महामारी को जूझते हुए भारत ने अपने नागरिकों की प्राण रक्षा करने का दायित्व निभाया है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। कितना कोरोना, मैं 2 मिनट दे देंगे आप? 2 मिनट हाँ, विवेक पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं। 2 मिनट दीजिए मुझे, आप 2 मिनट दीजिए मुझे। मैं कहना चाह रहा हूं कि भारत में कोरोना 3 महीने के बाद आया था, चाइना के 3 महीने के बाद। सबसे पहले कोरोना नहीं आया था। आप डेट उठा देने के लिए, भारत विश्व में कब पहले कोरोना केस आया था, भारत में कब कोरोना का केस आया था? 3 महीने गैप था। 3 महीने लगातार WHO इनको वार्निंग दे रहा था, सारे राष्ट्रों को वार्निंग दे रहा था। सारे राष्ट्रों ने अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट डाउन कर दी थी, रोक ली थी। एयरपोर्ट्स पे स्कैनिंग हो रही थी, शहरों में स्कैनिंग हो रही थी। आपके सामने एग्जाम्पल है साउथ कोरिया का, आपके सामने एग्जाम्पल है सिंगापुर का, फ्रांस का, जर्मनी का, इटली का। और जब इटली में प्रचंड था, कोरोना फैल रहा था, लोग मर रहे थे, उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री जी दिल्ली में, गुजरात में, आगरा में डोनाल्ड ट्रंप को लेकर टहल रहे थे, नमस्ते ट्रंप कर रहे थे। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, उन्होंने वहां दीवार उठवा दी रातों रात। इन्होंने क्या किया? और उसके बाद भी जब इनको वार्निंग दी गई, इन्होंने ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं किया। जब विपक्ष ने लगातार इनके पीछे पड़े तो इन्होंने 2 कंपनियों के अलावा और कंपनियों को भी वैक्सीनेशन की इजाजत दी। वैक्सीनेशन भारत में बन चुकी थी, लेकिन इन्होंने वैक्सीनेशन बनाने की आज्ञा नहीं दी। विपक्ष के प्रेशर के बाद उन्होंने किया, ना इन्होंने ऑक्सीजन की व्यवस्था करी, ना सही से वैक्सीनेशन की व्यवस्था करी, ना सही गाइडलाइन लगाया। लॉकडाउन लगातार, लॉकडाउन बिना किसी बात के लगा दिया गया। ना लोगों को एक हफ्ते पहले लोगों को बता सकते थे कि हम इस तारीख से लॉकडाउन लगाएंगे। और आम पार्टी ने लगातार लोगों को खाना खिलाया है, 5,000 रुपए दिए हैं। जितना काम केजरीवाल ने किया पूरे विश्व में देखा है, और वही काम योगी जी ने कट कॉपी पेस्ट किया उत्तर प्रदेश में। हमने होम क्वारंटाइन किया लोगों को, हमने प्लाज्मा थेरेपी दी है, हमने ऑक्सीमीटर दिए हैं, हमने घरों पे लोगों को ऑक्सीजन सप्लाई कराई है। विश्व रिकॉर्ड बनाया हम लोगों ने, और मोदी जी ने खुद तारीफ करी है उसकी, अमित शाह ने खुद तारीफ की है और कहा है दिल्ली का मॉडल पूरे देश को याद करना चाहिए। ठीक है, आम आदमी पार्टी ने कितनी तरक्की करी है, कितना किया है, कितना काम जनता के लिए सभी ने देखा हुआ है। हमारे साथ में और भी लोग जुड़े हुए हैं, उनको भी सुन लेते हैं। विवेक पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से, कहिए। पुलवामा के शहीदों की बात अभी आई थी बीच में। आज वही दुखद दिन है जिस दिन की ये प्रकरण इस देश में हुआ था। ये बिल्कुल जायज सवाल तकी भाई ने उठाया था कि पुलवामा हमले की जांच को आज तक कभी फाइनलाइज नहीं हुई या ना लीक तक पहुंच पाई। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि भाजपा जो विपक्ष को गुंडे कह के संबोधित करती है, कितने बड़े आतंकवादियों के साथ भाजपा ने जाकर के सरकार बनाई थी जो ये घटना कश्मीर में घटी? किस तरह के लोगों को इन्होंने टिकट दिया? अगर आपको पता होगा, भाजपा तो आतंकवादी तक को टिकट दे चुकी है कश्मीर में चुनाव लड़ाने के लिए, और जिनको पानी पी करके ये आतंकवादियों के साथ जोड़ करके अपनी राजनीति चमकाते थे, जब आवश्यकता पड़ी तो उन्हीं के साथ जाकर के इन्होंने गठबंधन करके सरकार बनाई। तो चाल चरित्र और चेहरे की बात जब ये करते हैं तो मुझे सच कहूं तो बहुत हास्यप्रद लगता है। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनावों से लेकर के आज जो विधानसभा के चुनाव हैं, दूसरे चरण के चुनाव संपादित हो रहे हैं, लेकिन इनकी अवैध गतिविधियां जिस तरीके से, सोशल मीडिया का जमाना है ना, अब क्या है कि कोई चीज छुपती तो है नहीं,
इसीलिए इनकी केंद्र सरकार भी परेशान थी, जो कि ट्विटर से झगड़ा कर बैठी थी बीच में कि ट्विटर इस तरह की गतिविधियों को न दिखाए जो सरकार विरोधी हो। दिक्कत यह है कि आपकी मानसिकता ही लोकतंत्र विरोधी है। भाजपा की जो मानसिकता है वो लोकतंत्र विरोधी है। ये लोकतंत्र नहीं लागू करना चाहते, ये कंपनी राज लागू करना चाहते हैं। इसीलिए सारी सरकारी संस्थाओं को इन्होंने बेचने का काम किया है। सबसे पहले बस चेहरे बदल गए, ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह पे अडानी अंबानी हो गए, चेहरे बदल गए, लेकिन मानसिकता आज भी वही है कि निचले स्तर को गुलाम बना के रखो। सबसे बड़ी बात, इस देश का इतना विध्वंसीकरण किया गया, इस देश में इतने बड़े बड़े घोटाले उजागर हुए हैं। ये पानी पी पी करके चिल्लाते हैं, पूर्ववर्ती सरकारों पे सवाल उठाते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पे 0 सन्नाटा आज भी है। ये किसी एक मामले में इन्होंने अंतिम रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट या उसका कोई निर्णय ला करके देश के सामने नहीं रखा। जाकर के विदेशों में लोग बताते हैं कि हमने देश से भागने के लिए भाजपा को इतने करोड़ रुपए दिए। सोचने वाली बात है। और ये बात करेंगे चाल चरित्र और चेहरे की। इस देश के संतों का अनादर करने वाले चाल चरित्र और चेहरे का प्रमाण बन गए। इस देश के धर्मों का अनादर करने वाले चाल चरित्र और चेहरे का प्रमाण बन गए। इस देश के आचरण का अपमान करने वाले चाल चरित्र चेहरे का प्रमाण है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सम्मान दिखाने वाले किस तरीके से उन नाबालिग बेटियों के दाह संस्कार करवा करके उनको अपमानित करने का कार्य करते हैं, वो चाल चरित्र चेहरे की बात करते हैं। बड़ा दुख होता है ये देख करके कि किस तरह से, क्योंकि मैं खुद इको गार्डन गया हूं, नौजवानों को पिटते हुए मैंने देखा है। पिटने के बाद उनकी क्या स्थिति, मनोदशा बनती है। वो देश विरोधी नहीं होते, लेकिन इनके प्रवक्ता, इनके नेता आकर के बताते हैं कि ये युवा नहीं थे, ये तो देश विरोधी लोग हैं जो गतिविधियों में संलिप्त हैं। तो मुझे लगता है इस बार इनकी जुमलेबाजी काम नहीं। उत्तर प्रदेश में धर्म का ध्रुवीकरण न कर पाने के कारण इन्होंने कर्नाटक से स्वांग रचा, जो मेरा व्यक्तिगत मत है। वरना कर्नाटक में बच्चे, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे सड़कों पे भगवा लहरा रहे हैं। हिजाब की बात हो रही है। जब भगवा लहरा रहे कॉलेज के बच्चे नहीं है, वो तो हायर किए गए हैं। एक मिनट टकी भाई, एक मिनट मैं बात पूरी कर लूं। इतने सालों तक ना हिजाब से समस्या रही, ना किसी को सिंदूर से समस्या रही, लेकिन भाजपा को जब वोट ना मिला, भाजपा की जब जमीन सरकने लगी, तो कर्नाटक से शुरू हुई आग देखिए किस तरह से फैलाने का कार्य कर रहे हैं लोग। पूरे देश में जब चुनाव होते हैं, भाजपा का इतिहास उठा लीजिए, दंगों का ध्रुवीकरण तो इनके मतलब टेक्निकल इनकी एक्सपर्टीज है उसमें। और ये कहते हैं कि ये राष्ट्र विरोधी, राष्ट्र प्रेमी लोगों को चिन्हित करेंगे। भैया मुझे लगता है 114 लोगों पे अगर आपने प्रतिबंध लगा लिया होता ना, तो मैं आपको सच कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश आज एक सुशासन में बदल चुका होता। इनके ही केंद्रीय नेतृत्व के लोग उत्तर प्रदेश को अपमानित करते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता को के स्वाभिमान का अहित करते हैं और बोलते हैं यूपी टाइप। क्या होता है यूपी टाइप? मैं आज पूछना चाहता हूं इस मंच पे, प्रवक्ता महोदय हमारे मित्र भी है, बड़े भाई हैं, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहूंगा, यूपी टाइप का संबोधन करने के बाद आपने उनको क्या कारण बताओ नोटिस जारी किया? यूपी टाइप अपमानित करने जैसे शब्द को उत्तर प्रदेश की जनता स्वीकार करेगी और भाजपा को वोट देगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे लगता है कि राजनीतिक अपरिपक्वता का प्रभाव है। जी, यूपी टाइट है, क्या जवाब है आपका? यूपी टाइप का अर्थ बता दीजिए, क्योंकि क्या अर्थ है यूपी टाइप का, बता दीजिए। जिस जनता से आप आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, बताइए क्या टाइप है? उसका माहौल उड़ा रहे हैं, उसको हंसी का पात्र बनाया जा रहा है देश के सामने। वाह, बताइए बोलिए श्रीवास्तव जी, जवाब दीजिए। नहीं, थोड़ा सा विवेक जी अपने प्रश्न को स्पष्ट कर, मैं इनकी बात को समझ नहीं पाया। आपकी वित्त मंत्री जी ने अपने एक स्टेटमेंट को, एक वाक्य को कहते समय कह दिया था टिपिकल यूपी टाइप। तो मैं जानना चाहता हूं कि ये यूपी टाइप है क्या? ये यूपी टाइप सम्मान के लिए दिया गया था? क्योंकि पर प्रांतों में तो हमने देखा यूपी टाइप का मतलब जब उत्तर भारतीयों को अपमानित करने के लिए कहा जाता है, तब इस तरह के शब्दों का, निकृष्ट शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और उसी उत्तर प्रदेश की जनता से, युवा से आप जाकर के मांगना चाहते हैं वोट। तो मैं जानना चाहता हूं इस यूपी टाइप का अर्थ क्या है? इस यूपी टाइप को जरा स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि लाखों लोगों की आंखें आपके ऊपर टिकी हुई हैं कि देखना चाहते हैं भाजपा का क्या रुख है। क्या भाजपा ने कोई कारण बताओ नोटिस उनको जारी किया? क्या उनके ऊपर नहीं, मैं वित्त मंत्री जी की ऐसी किसी टिप्पणी से अवगत नहीं हूं, और मैं उस पर कोई अभी टिप्पणी करने की स्थिति जब तक मुझे उसके संज्ञान ना हो। ठीक है, यदि मेरे संज्ञान में विषय होता तो मैं इस पर आपको जरूर उत्तर देता। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, नागेंद्र शुक्ला जी, क्या कहना है आपका? जी, लगभग 64% की वोटिंग हो चुकी है, दूसरे फेज का चुनाव के मतदान हो चुके हैं और 64% की वोटिंग हुई है। कहां पर, कौन सी पार्टी कितना बाजी मारेगी?
दूसरे चरण में? हम तो बता तो दिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो मतदान हुए हैं उसमें कांग्रेस ही आगे आएगी। प्रियंका गांधी की व्यवस्था में लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। भाजपा की कितनी सीटें होंगी दूसरे चरण में? पिछली बार के हिसाब से कितनी सीटें होंगी इस बार भाजपा की 2 से 3 सीटों में सिमट जाएगी भाजपा। वहां कहां पर है भाजपा? 2 पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 से 3 सीटों में सिमट के आ जाएगी। समाजवादी पार्टी कहां तक जाएगी? नागेंद्र जी आपसे ही सवाल है, समाजवादी पार्टी कहां तक दिख रही है आपको दूसरे चरण में? अरे वहां तो हम ही और समाजवादी लड़ रहे हैं, भाजपा वहां कहां है? विवेक श्रीवास्तव 2 से 3% पे सिमट जाएंगे, क्या कहना है आपका? 2 से 3% दूसरे चुनाव में? जी विवेक श्रीवास्तव जी, भाजपा वहां से 2 से 3% के अंदर आ जाएगी। देखिए, मुंगेरी लाल के असीम सपने देखने से कोई किसी को मना नहीं सकता जी। सत्यता यह है कि लोग कांग्रेस को गंभीरता से नहीं लेते हैं, ना हम लोग लेते हैं, ना जनता लेती है। और कांग्रेस का नेतृत्व स्वयं भी किसी चुनाव के प्रति गंभीर नहीं रहता। इस पे स्वयं संसद में आदरणीय मोदी जी बता चुके हैं कि कांग्रेस की जो स्थिति है, ऐसा लगता है कि कांग्रेस शासन सत्ता में आने का विचार त्याग चुकी है। अगले 100 सालों तक इनकी सत्ता में वापसी संभव नहीं है। जैसा इनका काम है, समय कम है, छोटी बात में दूसरे चरण के चुनाव में भाजपा अपने आप को कहां देख रही है, छोटे शब्दों में? देखिए, दूसरे चरण के इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, चाहे गन्ना मूल्य का भुगतान हो, चाहे गांव-गांव घर-घर बिजली पहुंचाने का काम हो, चाहे किसानों की कर्ज माफी का मामला हो, चाहे नए अस्पताल बनाने का मामला हो, और चाहे हमारे संकल्प पत्र में हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना का विषय हो, इन सारे विषयों को लेकर के हम जनता के दरवाजे गए हैं। हमें पूरी उम्मीद है जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमें 55 सीटों में प्राप्त होगा। हम इन विपक्षी दलों का सुपड़ा साफ करने में कामयाब होंगे। इनका पाटिल जी 55 सीटें भाजपा ला रही है, आप कहां अपने आप को देख रहे हैं? देखिए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भाजपा ने सबसे बड़ी चोट जो दी है हमेशा अपने शासनकाल में राज्य कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारियों को दी है। हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा है ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना, वो यकीनन सबसे ज्यादा प्रभावी है। लागू किए थे। नहीं, एक मेरी बात पूरी हो जाए। अटल जी ने इसका प्रारूप तैयार करके लागू करवाया था पूरे देश में। उत्तर प्रदेश आप अपने ही ये अलग मुद्दा है, इस मुद्दे पे किसी और दिन चर्चा कर लेंगे। अभी फिलहाल दूसरे चरण की बात हो रही कि दूसरे चरण का जो मतदान हो गया है, उस मतदान में अपने आप को कहां देख पा रहे हैं, उस बात पे बताइए, छोटे शब्दों में बोलिए, बता रहा हूँ। समय कम है। सुन लीजिए, ओल्ड पेंशन स्कीम, आपका बॉर्डर स्कीम और उत्तर प्रदेश के युवा जवानों के जितने मुद्दे हैं उन सभी को हमने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है, जो कि जमीनी रूप से 5 साल से कमर टूट चुकी है जिन मुद्दों की। तो हम पूरी तरह से प्रचंड बहुमत लेकर के उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनाने जा रहे हैं। और आप यकीन मानिए, अभी इस भ्रांति को बहुत आसानी से तोड़ेंगे हम, क्योंकि हम मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, हम जुमलों पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और अखिलेश यादव जी की जब सरकार बनेगी, मैं अपने मित्र को स्वयं मिठाई खिलाऊंगा। करते सहारा चौधरी का लेते हैं बात। आम आदमी से सैयद मोहम्मद तकी जी। नहीं, गठबंधन ठीक है, सुन लीजिए, समय कम है। सैयद मोहम्मद जी, कई दलों के गठबंधन। आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाद उत्तराखंड में भी है, यूपी में कहां तक नजर आ रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी इस बार एक नया इतिहास रचने जा रही है और वो दिल्ली से निकलकर पंजाब में भी सरकार बनाएगी पूर्ण बहुमत की, गोवा में भी सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत की, उधर उत्तरांचल में भी, और यूपी में आम आदमी पार्टी भी नया इतिहास रचेगी। हमारे बिना, हमारे सहायता से सरकार बनेगी और हम सरकार का हिस्सा होंगे इस बार और सरकार के साथ होंगे इस बार। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी एक नया इतिहास रचेगी, ये आपको परिणाम बता देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, रुक करेंगे अगले खबरों की ओर।
Feel the power of engine. Macco lubricant ready to dry. Feel the power of engine. Macco lubricant ready to dry. Feel the power of engine. Macco lubricant ready to dry. Feel the power of engine. Macco lubricant ready to dry. हाथरस विधानसभा बाजार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा। राज्य विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के